बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग जो आउटलाइन कवर कर रहे हैं वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसमें हम लोग जो बुक फॉलो कर रहे हैं डॉक्टर नवाज़िश अली शाह की बुक को फॉलो कर रहे हैं। तो आज हम लोगों ने जो डिस्कस करना है वो लेक्चर नंबर 3 करना है। लेक्चर नंबर 1 और 2 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की प्लेलिस्ट में मौजूद है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भेज दिया है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 1 और 2 में हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिस्कस किए, डेफिनेशंस वगैरह को। जब आप डेफिनेशंस वगैरह को कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे देन आप इसकी एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज है, तो वो इजीली आप कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह मैं कंप्लीट एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की भी प्रोवाइड करूँगी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं लेक्चर नंबर 3, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब फॉर्मेशन से ही पता चलता है कि फॉर्म करना यानी बनाना, क्या बनाना, डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना। तो इसके आगे से टाइप्स हैं। तो हम लोग फर्स्ट टाइप करते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर का क्या मतलब है? कोई भी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव एक होगा उसको कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर, जिसमें डेरिवेटिव दो होंगे उसको क्या करेंगे? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। कहते हैं फ्रॉम अ डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम अ वन पैरामीटर फैमिली। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन एफ है, उसमें एक्स और वाई और सी कोई भी कांस्टेंट है इक्वल्स टू 0, नीड टू इक्वेशन। कहता है दो इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये होगी जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 होगी। एंड क्यों, कितने कांस्टेंट इसमें? एक कांस्टेंट है, तो जितने कांस्टेंट तो उतने इसके क्या होते हैं, उस इक्वेशन के क्या लेते हैं? डेरिवेटिव लेते हैं। तो क्या कहते हैं, ये हमारे पास, हमें इसमें दो इक्वेशंस चाहिए। एक इक्वेशन नंबर 1 तो हमारे पास मौजूद है, जो दूसरी इक्वेशन है वो कैसे ऑब्टेन होगी? जब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, यानी उसमें से हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी की वैल्यू निकालेंगे। क्योंकि इक्वेशन में जितने हमारे पास कांस्टेंट्स होते हैं उतनी बार हम लोग उस इक्वेशन को क्या कहते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। इसके बाद एलिमिनेटिंग ए ड्रॉ आउट द वैल्यू ऑफ द सी। इसके बाद हम लोग सी की वैल्यू मालूम करेंगे। तो ऑब्टेन इक्वेशन कंटेनिंग, तो हमारे पास एक फंक्शन एक्स होगा, वाई होगा, तो एक हम लोग एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो हम लोग एक डेरिवेटिव लेंगे, तो वो हमारे पास क्या आएगा? वाई ऑफ डेरिवेटिव। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कोई भी इक्वेशन जिसमें हमारे पास सिर्फ एक सिंगल डिफरेंशियल, यानी डी वाई बाई डी ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, ये इक्वेशन है। तो इसमें कितने डेरिवेटिव होता है? इसकी डेरिवेटिव कितने? 1 होता है, तो ये हमारे पास होता है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसमें हम लोगों ने एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट्स की वैल्यू को एलिमिनेट किया, और उसके वो कैसे एलिमिनेट किया उसका हम लोगों ने क्या लिया था? डेरिवेटिव लिया था। अब सेकंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर कोई भी इक्वेशन होता है डी स्क्वायर वाई बाई डी ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 3 ऑफ वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसमें डेरिवेटिव की पावर कितनी है? दो, यानी दो डेरिवेटिव है, सॉरी पावर नहीं, डेरिवेटिव कितने हैं? 2 टाइम, तो इसको क्या कहेंगे? सेकंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 2 पैरामीटर फैमिली है, अगर कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स ऑफ वाई है, और इधर कितने कांस्टेंट ए और बी, दो कांस्टेंट, तो जितने कांस्टेंट्स हो उतने उसके क्या लेते हैं? डेरिवेटिव्स लेते हैं। तो इसके 2 है तो हमें 3 इक्वेशंस रिक्वायर हैं। एक तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, और बाकी जो दो इक्वेशन ऑब्टेन होगी उसको 2 टाइम हम लोगों ने डिफरेंशिएट करना है। यानी इन सिंपल वर्ड्स में हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जितने, सेकंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मतलब है कि इक्वेशन में जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतनी टाइम हम लोगों ने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। सिमिलरली अगर हमारे पास n नंबर्स ऑफ होते हैं तो हम लोगों ने उसको क्या कहते हैं? n नंबर ऑफ टाइम होता है, हम लोगों ने उसको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। अच्छा, इधर एक एग्जांपल है, सबसे पहले हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। कहता है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल्स टू किसके बराबर है? ए स्क्र के। वेयर हमारे पास ए क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे पास जो ए है वो हमारे पास क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो गिवन हमारे पास जो फंक्शन किया गया है वो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल्स टू किसके बराबर है? ए स्क्र के बराबर है। अब हमारे पास इधर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसका मतलब हम लोग इसको कितने टाइम डिफरेंशिएट करेंगे? 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा? 2 ऑफ एक्स आ जाएगा। जब इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेगा, इसको इधर क्या आ जाएगा? 2 ऑफ वाई आ जाएगा, और डी वाई बाई डी ऑफ एक्स आ जाएगा। और जब और कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आता है? किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। अब
एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसका मतलब हम लोग ने इसको एक टाइम ही डिफरेंशिएट करना है। अगर हम लोग 2 इधर से कांस्टेंट लेते हैं बाहर, तो इधर हमारे पास क्या बैठता है, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो यानी इसके कहने का मतलब ये है कि जितने इक्वेशन में हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उतने ही टाइम उस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। अब इधर कितने कांस्टेंट थे, एक कांस्टेंट है, तो हम लोगों ने इसको एक टाइम डिफरेंशिएट किया। अब सेकंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की आप एग्जांपल देखें, कहता है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द रिलेशन, ये इसने एक इक्वेशन दी गई है। अब ए और बी कितने कांस्टेंट है, कितने कांस्टेंट आए हैं, कांस्टेंट कितने आ गए हमारे पास, 2 आए हैं, 2 कांस्टेंट है। इसका मतलब हम लोगों ने इसको अगर कांस्टेंट हमारे पास, अगर आपके पास कांस्टेंट 2 हैं, कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 2, तो इसको डिफरेंशिएट भी करना है विद रिस्पेक्ट टू 2। यानी ये किस पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब कितने कांस्टेंट्स दिए गए हैं, 2 कांस्टेंट दिए गए हैं ए और बी, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 टाइम। सबसे पहले फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं डी वाई बाई डी ऑफ एक्स, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस ये साइन 2 ऑफ एक्स और ये हमारे पास 2x आ गया, इंटरनल टर्म का डेरिवेटिव। अब एज इट इज़ आप लिख देते हैं बी साइन 2 ऑफ एक्स, तो एक दफ़ा मैं आपको इधर क्लियर करके बता देती हूँ, बी साइन 2 ऑफ एक्स, बी एज इट इज़ का एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, तो कॉस ऑफ 2 ऑफ एक्स, और इसके इंटरनल टर्म का डेरिवेटिव 2 और एक्स का विद रिस्पेक्ट टू 1 हो गया, तो हमारे पास क्या है 2b कॉस ऑफ 2 ऑफ एक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसके इंटरनल टर्म का डेरिवेटिव होगा। डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको अब क्योंकि हमारे पास कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसको हम लोग ने 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करना है। तो जब हम लोग सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो चेक कर लें, -2a साइन 2 ऑफ एक्स होता है -2a साइन 2 ऑफ एक्स। तो इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन का डेरिवेटिव हमारे -2a, साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, कॉस ऑफ 2 ऑफ एक्स, और इसके इंटरनल टर्म का डेरिवेटिव 2 × 1 आ गया, तो 2 टाइम 4 -4a कॉस 2 ऑफ एक्स। तो ये क्या आ गया, -4a कॉस 2 ऑफ एक्स। सिमिलरली इसको भी किया तो -4b साइन 2 ऑफ एक्स आ गया। अब इसमें से -4 कॉमन आ रहा था, उसको कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास क्या बच गया, a कॉस 2 ऑफ एक्स b साइन 2 ऑफ एक्स। अब आप देख सकते हैं कि जो a कॉस 2 ऑफ एक्स प्लस b साइन 2 ऑफ एक्स है वो किस चीज़ के बराबर था, y के बराबर था। तो हम लोगों ने इसकी जगह पे क्या पुट कर दिया, इस पूरी इक्वेशन की जगह पे हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, y पुट कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया सेकेंड ऑर्डर के लिए। तो जब भी आपने इक्वेशन देखनी है, आपको इक्वेशन में 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट नजर आते हैं, आपने उसको 2 टाइम डिफरेंशिएट करना है। अगर आपको 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट नजर आते हैं, आपने उसको 3 टाइम डिफरेंशिएट करना है। अगर आपको 1 आर्बिट्ररी कांस्टेंट नजर आता है तो आप उसको 1 टाइम ही डिफरेंशिएट करना है। किसी भी इक्वेशन में अगर आपको एक डेरिवेटिव नजर आता है तो उसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अगर किसी में 2 डेरिवेटिव नजर आते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है। इसके हम लोग डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। कहते हैं कि अगर हमारे पास 2 फंक्शन है, एक y1 ऑफ एक्स है, y2 ऑफ एक्स होता है, हमारे पास कोई भी 2 फंक्शन है, एंड c1 एंड c2 और कोई भी हमारे पास 2 कांस्टेंट है, देन द जो एक्सप्रेशन कौन सा होता है, एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म जब कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं फंक्शन के साथ, यानी c1 y1 ऑफ एक्स प्लस c2 y2 ऑफ एक्स को। सिमिलरली अगर हमारे पास n नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं और n नंबर ऑफ c1 c2 c3 अप टू c ऑफ n नंबर ऑफ हमारे पास क्या होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, देन द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। तो इधर हमारे पास 2 थे, c1 को y1 ऑफ एक्स के साथ प्लस c2 को y2 ऑफ एक्स के साथ, क्योंकि इधर हमारे पास सिर्फ 2 ही फंक्शन थे और 2 ही कांस्टेंट थे। लेकिन जब हम लोगों ने n नंबर ऑफ फंक्शंस लिए और n नंबर ऑफ कांस्टेंट्स लिए तो इसके नतीजे में जो इक्वेशन बनी वो n फॉर्म में बनी है। तो ये जो इक्वेशन होगी इस कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द फंक्शन। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। दोबारा मैं बता देती हूँ कि अगर कोई भी हमारे पास फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट्स के साथ तो इसके नतीजे में जो हमारे पास इक्वेशन बनती है, देखो वो कंबाइन हो रही है, कम्बिनेशन कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं। एक लीनियर का क्या मतलब होता है कि 1 वाला 1 के साथ कर रहा है, 2 वाला 2 के साथ कर रहा है, 3 वाला 3 के साथ कर रहा है, 4 वाला 4 के साथ कर रहा है, यानी एक लीनियर एक तरतीब के साथ कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एक लीनियर। और ये कंबाइन हो रही है इसलिए इसको क्या कहते हैं, हमारे पास होता है लीनियर कम्बिनेशन कहते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं, इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा
वो है लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अ फंक्शन। ये मोस्टली रिलेटेबल है लीनियर कम्बिनेशन की जो डेफिनेशन है उससे। लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंस ऑफ अ फंक्शन, जो हमारे पास लीनियर डिपेंडेंट ऑफ अ टू फंक्शन। अब यहाँ दो फंक्शंस को डिस्कस किया गया है। कहते हैं कि हमारे पास y1 ऑफ एक्स y2 ऑफ एक्स कोई भी दो फंक्शन है वो क्या होते हैं, लीनियर होते हैं ऑन अ इंटरवल आई पे। कब, इफ देयर एग्जिस्ट अ टू कांस्टेंट, अगर दो फंक्शन है तो दो ही कांस्टेंट होंगे c1 एंड c2, बोथ नॉट बार जीरो, यानी ये दोनों इकट्ठे, इनमें से एक जीरो हो सकता है, यानी दोनों इकट्ठे जीरो नहीं हो सकते। तो हमारे पास जब इसके लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म लेके टू फंक्शन y1 ऑफ एक्स y2 ऑफ एक्स को हम लोग लीनियरली डिपेंडेंट कब कहेंगे, जब y1 एंड y2 दोनों जीरो नहीं होंगे। यानी हमारे पास कोई भी फंक्शन y1 ऑफ एक्स y2 ऑफ एक्स होता है, फंक्शन है c1 c2 कॉन्स्टेंट्स है, उसको लीनियर कम्बिनेशंस की फॉर्म में लिखा, तो कहते हैं कि ये फंक्शन कब लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, तब जब इसमें से दोनों फंक्शन जीरो के बराबर नहीं होते। एक फंक्शन जीरो के बराबर हो सकता है लेकिन सारे फंक्शन जीरो के बराबर ना हो। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक फंक्शन है, कहता है कि ये हमारे पास एक लीनियर डिपेंडेंट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कांस्टेंट c(1) होता है वो किस चीज़ के बराबर है, 3 के, और जो c(2) कांस्टेंट होता है वो किस चीज़ के बराबर है, 5 के बराबर है, यानी c1 c2 की वैल्यू हमारे पास। हाँ, ये केस भी हो सकता था कि अगर c(1) इज इक्वल टू 3 के बराबर है, c(2) की वैल्यू अगर 0 के बराबर आता है तब भी ये लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब सारी वैल्यू जीरो के, सारे कॉन्स्टेंट जीरो के बराबर नहीं होने चाहिए। एक कांस्टेंट, एक या एक से ज़्यादा कांस्टेंट होता है वो हमारे पास जीरो के बराबर हो सकता है। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंस ऑफ अ टू फंक्शंस की। टू फंक्शन, अब दो फंक्शंस की बात हुई है तो दो फंक्शन कहता है वो फंक्शन जो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होगा उसको क्या कहेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शन कहेंगे। टू फंक्शन डेट आर नॉट अ लीनियरली डिपेंडेंट, जो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होगी, आर कॉल्ड अ लीनियरली, उनको इंडिपेंडेंट कहते हैं, इंडिपेंडेंस कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, कोई भी सिमिलरली ऊपर की तरह की हम लोगों ने कितने फंक्शंस लिए, दो फंक्शंस लिए। एक फंक्शन का नाम क्या है, हमारे पास y1 फंक्शन है, दूसरा हमारे पास कौन सा y2 फंक्शन है। वो फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट्स होते हैं। कब, इफ फॉर एनी, कोई भी दो कॉन्स्टेंट्स रहता है c1 c2 के लिए, ये उसकी कम्बिनेशन फॉर्म में लिखते हैं। ये होल्ड करता है कब, जब हमारे पास c1 c2 c3 c4 जितने भी कॉन्स्टेंट्स हो, सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं इक्वल्स टू के जीरो आ जाए, तो वो हमारे पास क्या आता है, लीनियरली इंडिपेंडेंस ऑफ फंक्शन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फंक्शन दिया गया, इसके साथ हमारे पास कांस्टेंट c1 c2, यहाँ कांस्टेंट्स की कोई वैल्यू, इधर भी कांस्टेंट जीरो है, इधर भी कांस्टेंट वैल्यू, यानी कोई 1 2 3 कांस्टेंट्स की वैल्यू यही होता है, 1 2 3 4 5 6, ये सारी वैल्यूज क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इधर आपको कोई कांस्टेंट नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब इस केस में क्या जरूरी है कि जो हमारे पास है जो कांस्टेंट्स होने हैं वो मस्ट बी इक्वल्स टू किसके होने चाहिए, जीरो के होने चाहिए। तो इसको कहते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंस ऑफ अ टू फंक्शन। लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस में क्या है कि कोई भी दो फंक्शन लेने हैं, y1 फंक्शन y2 फंक्शन y3, यानी जितने भी फंक्शन लेने हैं उसके अल्टरनेट हम लोगों ने उतने ही कॉन्स्टेंट्स, अगर हम लोग तीन फंक्शन लेने हैं तो हम लोगों ने कितने कॉन्स्टेंट्स लेने हैं, तीन कॉन्स्टेंट्स लेने हैं। तो उसको कम्बिनेशन फॉर्म में लिखा है। उसमें से क्या कहता है कि उसमें से c1 c2 c3 की वैल्यू ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन अगर एक की जीरो आ जाए, अगर फॉर एग्जांपल तीन फंक्शन अगर दो की जीरो आ जाए और एक की, मतलब मिनिमम भी हमारे पास उस पूरी कॉन्स्टेंट्स में से एक ऐसा कॉन्स्टेंट होना चाहिए जिसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होनी चाहिए, बाकी बेशक सारी जीरो, तो उसको क्या कहते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट्स कहते हैं। और लीनियरली इंडिपेंडेंट्स किसे कहते हैं कि कोई भी जो फंक्शन होता है, मतलब कोई भी इक्वेशन होती है, उसमें सारे के सारे जब कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू जीरो हो जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट्स कहते हैं। सिमिलरली जब हम लोगों ने टू फंक्शन के लिए किया, थ्री फंक्शंस के लिए किया, अब हम लोग डिस्कस करेंगे एन नंबर ऑफ फंक्शन। एन नंबर ऑफ फंक्शन है तो इसके मतलब हम लोगों ने एन नंबर ऑफ फंक्शन ले लिए, y1 y2 y3 अप टू वन y1 n ऑफ x, और उसके अल्टरनेटिव उसको क्या कहते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंस ऑफ अ एन फंक्शन। उसके अल्टरनेटिव हमें एन नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स भी लेने पड़ेंगे, एन नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स भी ले लिए। इन सबको आपस में हम लोगों ने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया एन टर्म्स तक, क्योंकि हम लोग एन फंक्शन ले लिया इसलिए एन टर्म्स तक कर लिया। तो ये फंक्शन उसने वैल्यूज दी गई हैं, कहते हैं कि ये लीनियरली डिपेंडेंट्स हैं। बिकॉज क्यों, हमारे पास जो c1 की वैल्यू क्या है, 2 है, c2 की वैल्यू क्या है, 5 है, c3 की वैल्यू हमारे पास इधर कुछ भी नहीं है, कोई कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब जीरो है। तो ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट्स, मतलब कम से कम एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए, कैसा कांस्टेंट्स होनी चाहिए जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हो, कांस्टेंट हो, बाकी बेशक सारे के सारे जीरो हो जाए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट्स कहते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास c1 की वैल्यू है, c2 की वैल्यू है, सिर्फ उस केस में इंडिपेंडेंस होगा जिसमें सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अगर
आपके पास 3 कांस्टेंट्स आ रहे हैं, अगर उसमें से 2 कांस्टेंट्स आपके पास अगर 0 आ जाते हैं, एक कांस्टेंट की कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, तो वो भी हमारे पास क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास C1 = 0, C2 = 0, C3 = 5, तो मिनिमम एक कांस्टेंट्स की वैल्यू तो आ रही है, तो ये भी हमारे पास क्या होगी, लीनियरली डिपेंडेंट्स होंगे। अगर सारी की सारी कांस्टेंट्स की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इंडिपेंडेंस कहेंगे। ठीक है, अब हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंस ऑफ अ एन फंक्शन आता है। जब हम लोग ने एन फंक्शन डिपेंडेंट्स के लिए किया, अब इंडिपेंडेंस के लिए करेंगे। अगर हमारे पास एन नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे, उसके अल्टरनेटिव होंगे वो एन नंबर ऑफ कांस्टेंट्स होंगे, उसको लीनियर कम्बिनेशंस की फॉर्म में लिखेंगे और सारे के सारे कांस्टेंट्स = 0 होंगे अप टू सो ऑन एन टर्म्स तक, क्योंकि एन फंक्शन के लिए ले रहे हैं तो एन टर्म्स तक 0 होंगे, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंस ऑफ अ फंक्शन एन। होप सो आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर इसमें इन टॉपिक्स में आपको कहीं भी कन्फ्यूजन है या आपको इनसे रिलेटेड नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह अब हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 4 को। थैंक यू सो मच।